नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत। हम कॉम्पोजिशन लेवी पढ़ रहे हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ रहे हैं जीएसटी के तहत। और अभी इसमें हमने जस्ट जाना कि 1.5 करोड़ 75 लाख की लिमिट और 50 लाख की लिमिट गुड्स और सर्विसेज के लिए क्या क्या हैं और ये किस पे अप्लाई होती हैं उसके बारे में जाना। अब जानते हैं कि ये जो कॉम्पोजिशन लेवी में रजिस्टर्ड लोग हैं उन्हें जीएसटी किस रेट पर पे करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरर्स की, यानी निर्माता, जिनका जो जीएसटी का रेट रहेगा उनके आउटवर्ड सप्लाईज पे 1% रहेगा। 1% का मतलब आधा % सीजीएसटी और आधा % एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, डिपेंडिंग ऑन कि क्या वो स्टेट में है, क्या वो यूनियन टेरिटरी में है। तो निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो आवर्त है वो उसका 1%, 1/2% सीजीएसटी, 1/2% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी उन पर अप्लाई होगा। अब ये भी याद रखना ज़रूरी है कि कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं, यदि इनके निर्माता हैं तो उनके ऊपर जो है कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई नहीं होती, वो कॉम्पोजिशन में रजिस्टर ही नहीं हो सकते। कौन कौन हैं ये? सबसे पहले होते हैं आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर्स। आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स को कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रहना अलाउड नहीं है। दूसरे आ जाते हैं कि अगर कोई पान मसाला वो बनाते हैं या पान मसाला मैन्युफैक्चर करते हैं तो इन दैट केस वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। कोई तंबाकू या उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट जो है वो अगर मैन्युफैक्चर होता है तो वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। और आखिरी होते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड यानी वही फिजी ड्रिंक्स जैसे कि कोको कोला, पेप्सी, फैंटा, इन सब के मैन्युफैक्चरर्स भी कॉम्पोजिशन लेवी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इनके मैन्युफैक्चरर्स को जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उसके तहत अलाउड नहीं है आना। सो सभी मैन्युफैक्चरर्स पे 1% की जो है अमाउंट लगता है, हाफ एंड हाफ। अब आप इसमें हो सकता है ये सोच रहे हो कि इसमें मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी कहा लेकिन मैंने आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी उसे नहीं लेकर आया। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी आपको याद होगा, ये जब मैं अपने स्टेट से बाहर सप्लाई करता हूँ उस पर अप्लाई होता है। और जो भी कॉम्पोजिशन लेवी के अंडर रजिस्टर्ड लोग हैं उन्हें अपना प्रोडक्ट इंटर स्टेट फॉर्म में सप्लाई करना अलाउड ही नहीं है। ठीक, सो ये याद रखिएगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम का एक जो है वो दुष्परिणाम ये है कि आप केवल अपने ही स्टेट, अपने ही राज्य के अंदर जो है बेच सकते हैं। अपने राज्य से बाहर आप अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को सप्लाई नहीं कर सकते। अगला आता है रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट यूं तो सोचा जाए तो एक सर्विस है, पर रेस्टोरेंट को यहाँ पर कॉम्पोजिशन लेवी में गुड्स के तहत ही माना गया है। सो कोई भी रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाती हैं एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर तो वहाँ पर जो रेट है वो 5% का लगता है, यानी 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। आईजीएसटी की बात ही नहीं हो सकती यहाँ। तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में आवर्त का 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, तो कुल मिला के बन गया 5%। तो ये रेस्टोरेंट सेवा पर अप्लाई होता है। तीसरा जो गुड्स से रिलेटेड ही है वो है अदर्स कैटेगरी। अदर्स कैटेगरी में आप सोच ही सकते हैं कि ट्रेडर्स आ जाते होंगे ज़्यादातर। ट्रेडर्स वो लोग जो एक जगह से गुड्स लेकर दूसरी जगह पर सप्लाई करते हैं। तो इन दैट केस आप जो हैं वो ये जानते हैं कि अदर्स की कैटेगरी जो है वो यहाँ पर ट्रेडर्स पे अप्लाई होती है। 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जो भी टैक्सेबल सप्लाईज वो करते हैं उसका 1% उनको जीएसटी देना होता है। अब ये याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर जीएसटी आप अपने कस्टमर से नहीं कलेक्ट कर सकते, यानी आपके बिल का हिस्सा नहीं बनेगा वो केवल आपकी जेब से आपको सरकार तक पहुँचाना पड़ेगा। सरकार ने आपको ये फ़ायदा दिया है कि आप जीएसटी 18% और 28% की रेट पे ना कलेक्ट करें, पर आप अपने कस्टमर से जो है इसको कलेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको अपनी जेब से खुद जाकर सरकार को देना होगा। आखिरी बचते हैं सर्विसेज। अब सर्विसेज के लिए जो है वो रेट है 6%, यानी 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी या यूटीजीएसटी जैसा भी अप्लाई होता है। कॉम्पोजिशन के लिए कुछ लोग ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, जिनमें से कुछ का नाम मैंने मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में आपको बता दिया। आगे जानते हैं कि इस विकल्प को चुनने के लिए कौन अपात्र हैं। सबसे पहला वो सप्लायर जो गुड्स या सर्विसेज ऐसी सप्लाई करता है जिस पर टैक्स ही नहीं लगता। तो अगर टैक्स नहीं लगता तो कॉम्पोजिशन स्कीम की बात ही नहीं होती। कोई ऐसा सप्लायर जो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज करता है, यानी अपने स्टेट के बाहर सप्लाई करता है। तो मैंने जस्ट अभी बताया कि अपने स्टेट के बाहर सप्लाई करने वाले लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम में आने की अनुमति नहीं है। तीसरा, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जिनके ऊपर टीडीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और एरेटेड वाटर्स वाले तो वैसे भी बाहर हैं, पर केवल निर्माता
अगर मैं ट्रेडर हूँ आइसक्रीम का, पान मसाला का, टोबैको का, एरेटेड वाटर्स का, या मैं अपनी दुकान खोल के उस पर सप्लाई करता हूँ, मैन्युफैक्चर नहीं करता, तो मैं कॉम्पोजिशन में रह सकता हूँ, मुझे कोई मनाही नहीं है। लेकिन मैं निर्माता हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं नहीं आ सकता। और यदि कोई CTP है, NRTP यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिनके बारे में हमने पिछली सेशंस में जाना था, वो भी इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसी तरीके से अगर हम गुड्स को अलग रख के देखें और सर्विसेज की बात करें, तो सर्विसेज में भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति या सप्लायर जिनके ऊपर जो सर्विसेज दे रहे हैं वो उन पर GST नहीं लगता या वो लेविएबल नहीं है टैक्स के लिए, तो वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। अगर वो अपनी सर्विसेज अपने स्टेट से बाहर जाकर देते हैं दूसरे स्टेट में, तो वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। तीसरा, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो सप्लाई करता है अपनी सर्विसेज आउटसाइड स्टेट या जिनको TDS जो है वो काटने की आवश्यकता है सेक्शन 52 के तहत, वो भी नहीं अप्लाई कर सकते। साथ ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जैसे गुड्स में बाहर था वैसे सर्विसेज में भी वो कॉम्पोजिशन लेवी में नहीं आ सकते। पर कॉम्पोजिशन लेवी अगर अपने स्टेट के बाहर नहीं सप्लाई कर सकता, तो क्या वो अपने बाहर के स्टेट से खरीद भी नहीं सकता? तो ऐसी कोई मनाही नहीं है। अगर मैं बिहार में रहता हूँ और मुझे राजस्थान से कोई सामान लेना है, खरीदना है, बेचना नहीं है, खरीदना है, तो मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। यानी कॉम्पोजिशन में रहकर भी मैं बाहर के स्टेट से जो गुड्स हैं उनको खरीद सकता हूँ। लिखा यह है कि माल या सेवाओं का अंतर्राज्यीय आवक आपूर्ति प्राप्त करने के लिए संरचना आपूर्तिकर्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है वो टैक्स पे करेगा सेक्शन 9(3) या 9(4) पर ऑन इनवर्ड सप्लाईज, यानी वो जो भी सामान बाहर से खरीद के लाता है उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है, चाहे CGST प्लस SGST या फिर केवल IGST, उसका भुगतान उसे करना होगा। दूसरा, वो अपने इन शब्दों में अपने जो भी बिल ऑफ सप्लाई है उस पर ये चीज़ लिखेगा, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। यानी अगर वो बिल इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, तो उसके ऊपर उसको क्लियरली मेंशन करना होगा कि मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ और मैं आपसे यानी कस्टमर से कोई भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए मुझे परमिशन नहीं है GST के जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उसके तहत। साथ ही उसको मेंशन करना होगा कि मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ हर प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस पे, यानी जितने भी मेरे बिजनेसेस हैं, जो भी मेरे आउटलेट्स हैं, जहाँ पर भी मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, जहाँ पर भी मेरे बोर्ड्स लगे हुए हैं, सब पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ, ताकि ये चीज़ कस्टमर्स को क्लियर हो जाए कि उन्हें GST पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी GST रहता है वो ये ट्रेडर, वो ये मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर अपनी जेब से खुद भरता है। तो अपने व्यवसाय के स्थान पर एक प्रमुख स्थान पर कॉम्पोजिशन कर योग्य व्यक्ति लिखना अनिवार्य होगा। साथ ही वो जो भी बिल्स इशू करेगा, मैं फिर से कहता हूँ वो बिल्स हैं, वो टैक्स इनवॉइसेस नहीं है, क्योंकि टैक्स पे नहीं किया जा रहा, तो इन दैट केस टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, यहाँ पर नाम आएगा बिल ऑफ सप्लाई। तो बिल ऑफ सप्लाई जो है वो लिखना बहुत ज़रूरी है अपने उन पर्टिकुलर इनवॉइसेस पे या डॉक्यूमेंट्स पे जो इशू किया जा रहा है कस्टमर को। ठीक, तो टैक्स इनवॉइस वर्ड इंश्योर करें कि वो ना लिखाओ, बिल ऑफ सप्लाई लिखाओ। और साथ में वो कलेक्ट भी नहीं कर सकते रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई से, यानी आपूर्ति के प्राप्तकर्ता से कर एकत्र नहीं किया जा सकता। इनपुट टैक्स जो है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो चीज़ें खरीद कर लाए हैं उसका सेट ऑफ मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है तब जब आप अपने आउटवर्ड सप्लाईज पे GST कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाईज पर तो GST कलेक्ट ही नहीं हो रहा क्योंकि आपने कॉम्पोजिशन स्कीम अपनाई है, तो इन दैट केस आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी खरीदारी पे भी नहीं मिलेगा। निविष्ट कर ऋण का लाभ इस चीज़ में नहीं उठाया जा सकता। कॉम्पोजिशन स्कीम अवेल तभी की जा सकती है जब रजिस्टर्ड पर्सन जो है उनके पास पैन हो। तो कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब जितने भी मेरे बिजनेस हैं सारे जो भी एक पैन नंबर से कनेक्टेड हैं उन सबको मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में लेना होगा। मैं ये नहीं कर सकता कि मेरे 4 अलग राज्यों में जो है वो बिज़नेस फैला हुआ है और सभी में मैं अपने ही स्टेट में सप्लाई करता हूँ। अब मुझे 3 में जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम लेना है पर 1 में मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम छोड़ देनी है, तो ऐसा मुझे ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम जब भी अप्लाई होती है सभी पर होती है और एक साथ होती है, और जब आप एक से बाहर होते हैं तो आप सभी से बाहर हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, सुब्रमण्यम एंटरप्राइजेस के पास 2 रजिस्टर्ड प्लेसेस हैं दिल्ली में। उनका एग्रीगेट टर्नओवर जो भी था वो 120 लाख था, यानी विद इन द लिमिट। वे चाहते हैं कि वो कॉम्पोजिशन लेवी के तहत जो है वो एक प्लेस ऑफ बिजनेस को जो है करंट ईयर में कॉम्पोजिशन में लेकर आएँ और दूसरे पर नॉर्मल लेवी रखें, यानी उन्हें कॉम्पोजिशन से बाहर रखें। तो क्या ये चीज़ हो सकती है? तो इसका जवाब
आप खुद ही जानते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम जब भी अप्लाई की जाती है तो आपके एक पैन नंबर से जितने भी बिजनेस है भारत भर में, या तो सारे कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत आएंगे या सारे कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएंगे। तो उनका जवाब होगा कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते कि एक को अप्लाई करें और दूसरे में अप्लाई ना करें। एक और एग्जाम्पल है, एक टैक्स पेयर है जिनका नाम है पद्मावती। वो एक सलून स्टाइलिस्ट हैं जिन्होंने कॉम्पोजिशन लेवी जो है वो ऑप्ट किया हुआ है। उनके पास एक ब्रांच है वसंत कुंज में दिल्ली में और दूसरी ब्रांच है गुड़गांव हरियाणा में। टोटल टर्नओवर जो है वो दोनों ब्रांचेस का वो मिलाकर 45 लाख है, यानी 25 लाख और 20 लाख। अब इस साल में उन्होंने 5 लाख और 10 लाख की सेल कर दी। तो आप जानते हैं कि इन दिस केस 20 और 25 है, यानी 50 लाख से तो कम है। एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम में रहने के लिए 50 लाख क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो पिछले साल का टर्नओवर क्योंकि केवल 45 लाख था, यानी 50 से नीचे, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकती हैं। इस साल उन्हें कितना टैक्स पे करना होगा? तो हम जानते हैं एक सर्विस प्रोवाइडर को 6% का टैक्स पे करना होता है, यानी 3% CGST, 3% SGST। तो 5 लाख और 10 लाख पे जो 6% के हिसाब से कैलकुलेशन बैठता है वो है 30,000 और 60,000। तो कुल मिला के उनको कितना जो है वो टैक्स सरकार को पे करना है, तो वो हो जाता है 90,000। ब्रांच नंबर 1 दिल्ली की 30,000 और ब्रांच नंबर 2 हरियाणा में 60,000, कुल मिला के 90,000। तो यहाँ पर आके हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई एंड आप इसको अप्लाई भी कर पाएंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। थैंक यू।